नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के बारे में आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ, तो देखिए कंटिन्यूअसली एक जर्नी हुआ है। कंटिन्यूअसली जर्नी मतलब देखिए एक रेंज पहले बना था, उस रेंज को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किए। तो मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा था, जहाँ पे मुझे 14% का लॉसेस था एंड ऑलमोस्ट 43% का टारगेट लेकर चल रहा था। और यहाँ पे 14% मतलब ऑलमोस्ट 1:3 रेशियो के यहाँ पे टारगेट में लेकर चल रहा था। तो फाइनली 43% का टारगेट भी मिल चुके हैं और टारगेट मिलने के बाद देखिए कंपनी लगातार और भी भागते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैं हमेशा किसी भी कंपनीज के ऊपर कोई भी टॉप लेवल में कभी भी बाई करता नहीं हूँ। हाँ, हमेशा अगर कंपनी रिवर्सल करके रिटेस्ट करके अगर उस हाई लेवल को ब्रेक करे तो जरूर वहाँ पे कुछ अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बने तो जरूर डिसीजन लूंगा। तो फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक रेंज मिला, जो रेंज कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज है। कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का रेंज मिला, जो रेंज निकल कर आया करीबन 33% के आसपास। तो कंटिन्यूसली जो बाइंग का रेंज मिले 33%, इस रेंज को अगर मैं मार्किंग करूँ और नीचे लेवल को अगर टच किया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा एंट्री। और इस हाई लेवल तक क्या बनेगा, यहाँ तक बनेगा मेरा टारगेट। तो मैं देखिए यहाँ पे कोई आपको एंट्री टारगेट नहीं दे रहा, आपको मैं ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, तो इस तरीके से मैं 20% रेंज को मैं मार्किंग कर लेता हूँ। 20% रेंज का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल होना चाहिए और इसका टोटल रेंज है 20% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे तो 32% है, मतलब मेरे जो स्ट्रेटजीज है, मतलब मैं जो स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करता हूँ वो फुलफिल हो चुके हैं। तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल तक आने का और उसके बाद इस हाई लेवल तक। तो मुझे इसके ऊपर एक दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था कि सर अगर यहाँ पे ना आए और वो भागते चले गए और बाद में यहाँ पे आकर करे तो क्या एंटी बन सकते हैं। हाँ, ज़रूर मैं उस जगह पे भी एंट्री लूँगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज़ जब तक एक बार ना फुलफ़िल हुआ, तब तक मैं इस स्ट्रैटेजीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर इस स्ट्रैटेजीज़ एक बार मान के चलिए यहाँ पे एक बार टच किया और यहाँ पे टच करने के बाद टारगेट अचीव हो गया, दूसरी बार फिर से टच किया, क्या फिर से दूसरी बार एंट्री लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट टाइम एंट्री लेने वाला हूँ और फर्स्ट टाइम ही इसका एग्ज़िट होने वाला है। सेकंड टाइम फ्रेश एंट्री में कभी नहीं लेता। अभी कभी-कभी हो टारगेट फिर से एंट्री होने के बाद फिर से टारगेट अचीव हो जाता है, तो उसको मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि हमेशा रूल्स को फॉलो करके आपको काम करना पड़ेगा। अभी क्या सही में इस कंपनी में दम है? अगर दम के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपको देखना पड़ेगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने इंस्टीट्यूशन ने और प्रोमोटर ने कितना होल्डिंग रखा? प्रोमोटर के पास 33% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 18%, एफएस के पास 19%, नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब पब्लिक के पास 21%, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 6% एंड अदर्स जो पार्टीज है उसके ऊपर 0.62% के आसपास होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा होल्डिंग्स क्यों लेके चल रहा है? क्योंकि कंपनी ने धमाका रिजल्ट पब्लिश किया। अभी धमाका रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखिए किस लेवल तक, किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं। कंटिन्यूसली हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस बार भी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। देखिए लोगों के मन में तो डाउट होगा ही, लोग शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं, क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है? देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट इस बार भी हाईएस्टली देखने को मिला, जो आज तक की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो ग्रोथ हो रहा है, 10 साल, 5 साल, 3 साल कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट सेल्स हो रहा था, उससे भी कई गुना ज़्यादा लास्ट 12 मंथ में कंपनी का सेल्स देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ भी सेम टू सेम है। लास्ट 12 मंथ मतलब टीटीएम, यहाँ पे देखा जाए तो दस साल में 39%, 5 साल में 42% और 3 साल में 32% और एक करंट ईयर में 12 मंथ में 56% के आसपास कंपनी का टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, जो एक क्लियर कट अंदाजा देता है कि हाँ इस कंपनी में दम है जो आगे बढ़ रहा है। हाँ, एक बात को आप याद रखिएगा,
कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर आपको काम करना है कि नहीं करना है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। हाँ, मैं ज़रूर यहाँ पे कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जब तक ना बने तब तक मैं कोई डिसीज़न नहीं लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट इंडिया की एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब कंपनी खुद के हिसाब से देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है। बाकी इस पूरा सेक्टर में केमिकल्स कंपनी के बारे में देखा जाए तो आज हर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा कमजोरी है। मगर दीपक नाइट्रेट के ऊपर अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार भी देखिए हाईएस्टली सेल्स को जनरेट किया, जो कंटिन्यूसली हर साल को कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 150 करोड़ से 203 करोड़ बने। मान लेता हूँ कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया, फिर भी कंपनी पिछले साल को बहुत शानदार तरीके से बीट कर पाया है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 10-11 रुपीज़ था, आज वो बढ़ के 15 रुपीज़ हो चुके हैं। मतलब अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला, जो अर्निंग पर शेयर कंपनीज को आगे बूस्ट करने के लिए और आगे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। बाकी एज ए इस कंपनी के ऊपर मैं ग्रोथ के बारे में चर्चा करूं, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है, वो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। देखिए लोगों को मन में यही डाउट रहता है कि कंपनी का सेल्स प्रॉफिट अच्छा हुआ तो चलो अच्छा ग्रोथ होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का टीटीए मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी ने क्या किया, 5% का सेल्स का ग्रोथ किया। और लास्ट टीटीए मतलब लास्ट 12 मंथ में 5% का प्रॉफिट ग्रोथ किया, जो कंपनी के लिए बिग वीकनेस पॉइंट है। बिग वीकनेस पॉइंट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बढ़ नहीं रहा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं, जब कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ वीक होता है तो वो कभी ना कभी आपको बिग जर्नी, आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद बड़े इस कंपनी के ऊपर आप देखा जाए तो लगातार भागने के पीछे रीज़न यही है कि कंपनी अच्छा खासा क्वार्टरली प्रॉफिट रेज़ किया है और इसी के चलते कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी भागते चले जा रहा है, क्या इस टॉप लेवल में कुछ डिसीजन लेना चाहिए, तो मैं ज़रूर कहूँगा देखिए ये आपका डिसीजन है। मेरे डिसीजन अगर आप आपके साथ शेयर करूँ, मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। क्योंकि बहुत दिनों पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, उस ट्रेड का फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं टारगेट। तो काफ़ी धन्य पैटर्न्स बना था। फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों तक होल्ड करने के बाद टारगेट अचीव हुआ। और देखिए बहुत दिनों के होल्ड करने के बाद मैंने पेशेंस के साथ क्यों बना रहा, अगर मैं डेटा को आपको दिखा दूँ तो ध्यान से देखना। टोटली ये जो रेंज बना, ये रेंज क्या था, टोटली अप टेन था। यहाँ पे भी जो लो था उसके ऊपर लो बने, उसके ऊपर लो बने, उसके ऊपर लो बने और उसके ऊपर लो बने। मतलब बार बार वो लो जो है वो हाई बनते चले गए और एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ बनते चले गए। जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में एक बिग जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। हाँ, अभी जर्नी कब होगा, किस तरीके से होगा वो तो पता नहीं, क्योंकि लाइफ टाइम जो इसका हाई था 3000 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल को वो टच किया है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अपकमिंग टाइम्स में क्या होने वाला है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बिग कप तो बन चुके हैं। यहाँ पे रिवर्सल करके अगर छोटा सा हैंडल बटन क्रिएट कर दे तो कुछ डिसीजन बन सकते हैं। उस टाइम में जरूर फंडामेंटल्स को चेक करूंगा, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, वीडियो के बीच में ही बता रहा हूँ कि मेरी वीडियो में जितने सारे डेटा आपको देखने को मिलता है वो एज ए एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि काम आपको करना है तो चीज़ों को आपको समझ कर स्टडी करके काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है किया सॉरी के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो के ई आई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर बहुत दिनों से मुझे चर्चा किया गया था कि इस कंपनी के ऊपर क्या सब कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर सबसे पहले मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के खुद की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 है और कंपनी का पी रेशियो चल रहा है अभी 60 के ऊपर। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन डबल हो गया। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन डबल है। तो इस हाई वैल्यूएशन के ऊपर मैं इस कंपनी को किस तरीके से देखता हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर एस सी आर आई देखा जाए तो कंपनी के ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर डेप्थ एकदम जीरो है, इनकम जबरदस्त है। कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है अगर वो देखा जाए तो कंपनी इस बार सेल्स को हाईएस्टली जनरेट किया, मगर क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। मतलब जो एस्टिमेट किया जाता है उस एस्टिमेट को कंपनी बीट यहाँ पे नहीं कर पाए। और नेट प्रॉफिट जो है वो 121 करोड़ से 150 करोड़ तक नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जो नेट प्रॉफिट कंपनी को
आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक बार इस चीज़ों को नोटिस करना होगा कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक हो रहा है। क्या ईयर ईयर मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का 25% के आसपास सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे थे। अभी करंट ईयर में, करंट मतलब लास्ट 12 मंथ में 18% का ग्रोथ हुआ। मतलब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ डाउन हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से बात करूँ तो 3 साल में 29% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था। लास्ट टीटीएम में 23% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे भी एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। शायद शायद यही सब कारण के वजह से शेयर प्राइस में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले और एक करेक्शन भी होता हुआ देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे मुझे देखने को मिला था। वो रेंज छोटा मोटा था, 12% के आसपास। तो इस 12% के आसपास रेंज मिला था, इसके लिए मैं इसके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। हाँ, ये रेंज अगर यहाँ तक होता तो ऑब्वियसली एक 20% के आसपास एक रेंज बनता, तो शायद कुछ डिसीजन में ले पाते। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई डिसीजन लेने से पहले आपको समझना सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पहले ही एक लंबा जर्नी कर चुके हैं। पहले एक यहाँ पे ट्रेड बना था, उसका टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद कंपनी लगातार भागते चले गए। हाँ, अभी कंपनी करेक्शन हुआ, उसके बाद अगर रिकवरी करके इस हाई लेवल तक गए तो एक पैटर्न्स बन सकते हैं। जो पैटर्न्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है कप विद हैंडल पैटर्न। तो कप बनने का चांसेस है, अगर कप बने उसके बाद हैंडल बने तो कुछ डिसीजन पॉजिटिव बन सकते हैं, क्योंकि जेफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एडजस्टमेंट प्राइस दिया था 5365। मतलब उन्होंने कहा कि सॉरी, इंस्टीट्यूशन ने कहा कि 5365 तक इसका टारगेट रहेगा। अभी 5365 कहाँ तक होगा? 5365 तक अगर देखो, 5655 मतलब कुछ इस तरीके से रेंज में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से रेंज में जाने का चांसेस है, और मुझे भी लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे पैटर्न्स बनने के बाद एक ब्रेकआउट होकर अच्छा खासा जर्नी हो सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है सीडीएसएल। सीडीएसएल के ऊपर जल्द से जल्द 1:1 रेशियो का बोनस मिलने वाला है। तो बोनस का डेट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जब होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।